जान मार ललका लहंगवा ये गोरी जबन डलावे ईमान हे रानी हमर चोलिए में अटकल परान हे रानी हमर चोलिए में जान मार ललका लहंगवा ये गोरी जबन डलावे ईमान हे रानी तोहर चोलिए में अटकल फलन उस्ताद कसम भोलेनाथ की ये चोपड़ा खोपड़ा है। आप लोगों ने रात पे गौर किया और क्या देखा? हुआ वही जो चोपड़ा ने चाहा। साला दोस्तों, ओ हरामजादा भोलवा अपनी बहन को हमारी हवेली में छोड़ के गया। उसकी बहन के एक बच्ची पैदा हुई। मैंने उस बच्ची के दूध में जहर मिलवा दिया। बच्ची ने वो दूध पिया और बच्ची मर गई। यही तक नहीं, अपने लौंडे विमलवा को दारू पिला के बहका दिया और मेरा लड़का विमल बेवकूफ अपने ही हाथों से मार के अपनी हिप जान से ज्यादा प्यारी मधु को हवेली से बाहर कर दिया। ये रहा चोपड़ा का कमाल है? मेरा लड़का सोचता है कि उसका बाप बहुत शरीफ है। उसका बाप जो कर रहा है उसकी भलाई के लिए कर रहा है। अरे हरामजादे विमल, शायद तुमको मालूम नहीं है, तेरा बाप जो भी सोचता है हमेशा अपने फायदे के लिए सोचता है। अरे वारे पिताजी, विमल तुम कब आए? हैं? तुम कब आए? आप जब आए आपके पीछे पीछे ही मैं आया। और आप इतने बड़े कमीने निकलेंगे ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आपकी सारी बातों को मैं अपने कानों से सुन चुका हूं। क्या सुन चुके हो? अरे आपके लिए, आपके कहने पर, आपके सम्मान के लिए मैंने अपनी सीता जैसी पवित्र मधु पर शक किया। अरे मेरी मासूम बच्ची तेरा क्या बिगाड़ी थी जो उसको तुमने, अरे तुम्हारी नातिन थी, उसको तुमने दूध में जहर दे करके मार दिया। अरे वारे, अरे वारिस पिताजी, आपने तो सारी नीचताई की हदों को पार कर दिया है। आपको तो पिता कहते हुए भी शर्म आती है। चुल्लू भर पानी में आपको कहीं डूब बनना चाहिए। हो गए तुम्हारी रामायण? तुम्हारी रामायण पूरी हो गई तो अपने बाप की बात को ध्यान दो। सुनो बरखुरदार, अब तुम्हारे लड़कपन के दिन नहीं है। हा? अच्छा देखो, हाँ, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। अगर तुमको प्रेम ही करना था हा? तो किसी मंत्री के लड़की से, किसी अफसर की लड़की से या किसी जमींदार की लड़की से करते। हम शौक से तेरी शादी करवाते, बारात लेके जाते, उसमें मेरा मान सम्मान होता। हम कहते हैं पिताजी, हाँ। ऐसी कौन सी बुराई आपको मेरी मधु के अंदर मिली थी? अरे प्यार करना बुरा है क्या? अरे मैंने उससे प्यार किया था, वो मेरे काबिल थी, मेरी कद्र करती थी, इज्जतदार थी, मैंने उसे पसंद किया था। आपको दौलत से प्यार है।
हे पिताजी, बेटे, अगर तुम्हारे तरह सब कोई समझदारी दिखाने लगे तो इस दुनिया में से अमीरी और गरीबी का फासला ही खत्म हो जाए। बेटे, उतना दिमाग लगाओ पिताजी, जितना जरूरत समझो। आपको दौलत चाहिए, आपको दौलत से प्यार है तो आज से ये विमल आपके सामने सौगंध खा के प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद आप जैसे नीच पिता को ये विमल अपना मुखड़ा कभी नहीं दिखाएगा। अरे मुबारक हो आपको। ये कोठी महल अटारी, ये धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो अपनी मधु चाहिए। मैं आज ही जा रहा हूं अपनी मधु की तलाश में। मैं उसके पास जाऊंगा। आप जैसे नीच के साथ हर बताओ हरामजादी, अगर तुझको ऐसा जानता भी मरा तो बचपन में ही तेरा गला दबा के तेरी हत्या कर देता। लेकिन कोई बात नहीं है हरामजादे, अभी तुझको जीवन की ठोकर नहीं लगी है। जब जिंदगी की ठोकर तुझको लगेगी, उल्टे पांव अपने बाप के पास आएगा। तब तुमसे पूछूंगा, हाँ अभी तुम्हारे जीवन ऐश में बीता है, दुख भरी जिंदगी तुम्हारी अब शुरू होगी। चलता हूं, फिर मिलूंगा। हाँ साला। इंस्पेक्टर साहिबा, ऊपर से आदेश आया है भवानी सिंह को इसी वक्त यहाँ पर लाकर उसे फांसी चढ़ा दिया जाए। ओहो जी, भवानी सिंह, जी हाँ, मैं भी इस वक्त लेकर आ रहा हूँ भवानी सिंह को। चले जाइए। भवानी सिंह, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। किसी से कुछ कहना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो तो भी बता दो। नहीं सर, न तो कुछ खाने की इच्छा है और ना ही किसी से मिलने की इच्छा है। आखिर किससे मिलूंगा? मेरा कौन है इस दुनिया में? लेकिन कम से कम 2-4 मिनट की समय मिल जाए तो कुछ कहने की जरूर इच्छा है सर। इंस्पेक्टर साहिबा, भवानी सिंह कुछ कहना चाहता है, समय मांग रहा है। ठीक, अगर कुछ कहना चाहता है तो उसे 5 मिनट का समय दिया जाता है। सजनी करा बीती पे गुजारा। सजनी करा बीती पे गुजारा।
हुसैन पहिरे फटा पुराना, हसन हुसैन पहिरे दिया के दीना रहा जानता जमाना, दिया के दीना रहा नबी जी के पास खड़ा, नबी जी के पास खड़ा कोई न गुल हजारा, सजनी करा बीती पे गुजारा, सजनी लइके तारा रानी आई गोदी में ललनवा, लइके तारा रानी आई छूटा राजपाट छूटा संग के सजनवा, छूटा राजपाट छूटा हरिश्चंद्र ताने रहे, हरिश्चंद्र ताने रहे सत्य के दुधारा, सजनी करा बीती पे गुजारा, सजनी करा चौकीदार इन्हें तख्त पर चढ़ाया जाए। चौकीदार इनके गले में फांसी की फांदा डाला जाए। मैं जैसे ही 3 गिनती पूरी करूंगी वैसे ही तुम फंदा खींच लीजिएगा, ठीक है? नंबर 1 और नंबर 2 नंबर रुकिए रुकिए दरोगा जी रुक जाइए, ये एक निर्दोष की फांसी ना कीजिए, असली मुलजिम तो है एक कोई और है, उनके जुल्मों की उनको सजा दी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे विनती करता हूं सर, मेरा नाम सेठ राजपाल गुप्ता है, आप जिसकी फांसी दे रही हैं जिया ये निर्दोष है, ये भवानी सिंह निर्दोष है। आपके पास सबूत क्या है कि भवानी सिंह निर्दोष है? सर कोई सबूत नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि भवानी सिंह निर्दोष है सर, क्योंकि जब आपके पास रिपोर्ट लिखवाने गया था जिया तो वो मेरी बहन का खून मैं अपने हाथों से खुद किया क्या? था। हाँ सर, अपनी पत्नी सेठानी दुर्गावती के कहने पर। खूनी तो मैं हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। चौकीदार इसकी बातें सुन रहे हो? देखो
अब तो वही होगा जी, जो कुछ कोर्ट का आदेश है हमें वो तो पूरा करना पड़ेगा ही। सेठ आप साइड में खड़े हो जाओ, मैं आपकी झूठी दालियों पर यकीन नहीं कर सकती। जैसी आपकी आज्ञा हो। तो ठीक है, तैयार हो जाओ चौकीदार। नंबर 1 और नंबर 2। चौकीदार कहाँ रह गया हमारा अगला कानून? रुक जाइए साहब, ये आप इनकी फांसी, ये निर्दोष है, इनकी फांसी आप बेवजह दे रहे हैं। आखिर आपके पास सबूत क्या है जो आप इनके खिलाफ इतनी सारी बातें कर रहे हैं? हाँ है सबूत हमारे पास क्या है? कि ये निर्दोष हैं। असली दोषी तो मेरा पिता धनराज चोपड़ा है, जिसके कारनामों की वजह से यही नहीं पता नहीं कितने घर बर्बाद हुए हैं। असली दोषी सरकार मेरा पिता है, ये बिल्कुल निर्दोष है। तो ठीक है, मैं आपकी बात पर यकीन करती हूँ। चौकीदार इन्हें नीचे उतारा जाए। इंस्पेक्टर साहिबा, असली कातिल धनराज चोपड़ा है। अगर सजा देनी है तो उसकी हवेली पर चलकर उसको वहां तत्काल गिरफ्तार करिए, उसको उसकी सजा वहां पहुंचकर दीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात सारी मानती हूँ, पर मैं एक बात इग्नोर कर रही हूँ। भवानी सिंह अभी तक अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया है। भवानी सिंह, सबसे पहले अपने चेहरे से नकाब हटाओ। इंस्पेक्टर साहिबा, आप मुझसे नकाब हटाने की बात कर रही हैं, तो ये भवानी सिंह अपने चेहरे से नकाब हटा रहा है। आप देख लीजिए सर। यहाँ दिखाइए। भोला भैया, आप मधु, अभी इस हालत में? बहन, अरे आज एक मुद्दत के बाद मुझे मिली है बहन। आज तेरा भाई बरसों से तरस रहा था, आज तुझे अपने सीने से लगा लूं गुड़िया। भोला भैया, इंस्पेक्टर साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? ये एक कानून का बागी और आप कानून की पुजारन, एक मुजरिम को गले लगा रही हो, अपने फर्ज को भूल रही हो। आप सही कह रहे चौकीदार। नहीं बहन, मैं तो ये भूल ही गई थी कि ये एक अपराधी है, मैं कानून की पुजारन हूँ। नहीं, मुझे गाली मत दे बहन, मुझे गाली मत दे। अरे मेरा डाकू बनने का कोई दूसरा कारण नहीं है, तू मेरे लिए मैं डाकू बनाऊं बहन। तेरी शादी जब कर दिया, तुम लोगों को घर के अंदर डाल दिया, तो हरामखोर धनराज चोपड़ा बोला कि तुम मेरा रिश्तेदार हो गए हो, मैं तुम्हारी कुछ खातिर कर दूं।
और उसने मुझे अपने दरवाजे पर बहुत मारा और मार करके आते आते मुझसे ये बोला कि तुम अपनी बहन की शक्ल देखना चाहते हो, अपने बहन को दुनिया में जीवित देखना चाहते हो, तो आज के बाद ये देश छोड़ दो। मैं छोड़ करके चला गया। सेठाइन के यहाँ नौकरी कर रहा था और वो अपने बेटे विमल चोपड़ा की शादी करने सेठाइन के यहाँ गया। मैं उससे पूछा कि बाबूजी मेरी बहन कहाँ है, तो उस कमीने ने सेठाइन से कह करके मुझे बहुत मरवाया। उसी दिन वही सेठाइन के घर से मैंने अपने हाथों में बंदूक उठा लिया और ये डाकू का बहाना अख्तियार कर लिया। बहन मैं डाकू बना हूं तो तेरे लिए बना हूं गुड़िया, और ना तो किसी माँ बहनों का सुहाग उजाड़ा हूं और ना ही किसी माँ की गोद सूनी किया हूं। मैं डाकू हूं तो फर्ज और ईमान का डाकू हूं बहन। ठीक है, तेरा फर्ज कहता है, जो कहता है तू वही कर। हाँ, मैं कानून का बागी हूं, कानून का दुश्मन हूं, लेकिन मैं जो भी किया हो वो सब तेरे लिए किया हो बहन, तेरे लिए किया। ठीक है, अगर सेठ धनराज चोपड़ा दोषी है तो मैं आपसे वादा करती हूँ, कि सरकार से मैं आपकी सारी सिफारिश करके आपकी सजा कम से कम करवाऊंगी मेरे भाई। पर इसी वक्त आज उस कमीने की हवेली में चलो। आज तेरे भाई का कलेजा, मेरी शान शौकत इतनी बढ़ गई है कि क्या बताऊं बहन, मुझे खुशियों का ठिकाना नहीं है। ये मत सोच कि मेरे गम के आंसू हैं, लेकिन आज मेरी मेहनत की रंग लाई है बहन। कम से कम तू इस पैमाने पर पहुंची है, इसीलिए आज ये मेरे खुशी के आंसू बह रहे हैं बहन। मेरी फांसी हो जाए मुझे कोई गम नहीं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भाई बहन का रिश्ता पृथ्वी पर सलामत रहेगा। चलो, मैं किसी अच्छे वकील को करके तुम्हारी जमानत भी करवा लूंगा, लेकिन इस वक्त चलते हैं हम लोग सेठ धनराज चोपड़ा की हवेली पर। चलिए।